नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे भी आ गए हैं, क्लियर हो गया है कौन सरकार बना रहा है कौन नहीं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, उनको मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें हम लोग लोकसभा के चुनाव का तो देखेंगे ही देखेंगे नतीजा, सभी क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप लोग की डिमांड रहती है। जैसा कि साथ ही साथ में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी इसी के साथ हुए थे, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जो हुए पूरे देश में, उसको हम लोग कवर करेंगे इस एक वीडियो से। क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में होगा, डिटेल भी आपको बताई जाएगी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर आपको इसकी क्विज चाहिए तो बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड की जाएगी एमजेटी ऐप पर। तो आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करो और वहीं पर आपको इसकी फ्री पीडीएफ, फ्री क्विज मिलेगी। क्विज और पीडीएफ लगाने से आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर पाओगे। तो अभी आप वीडियो देख लो, बाद में रिवीजन कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 जो संपन्न हुआ, उसमें एनडीए गठबंधन ने कुल कितनी सीटें जीती? तो इतना तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, एनडीए गठबंधन एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे आए, इसमें किसी भी एक सिंगल पार्टी ने बहुमत नहीं हासिल किया। यही वजह है कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एनडीए अलायंस के पास 292 सीटें आई हुई हैं, 292 सीटें आई हुई हैं और 292 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। यहां पर ये 543 सीटों के नतीजे हैं। टोटल 543 सीटों पर चुनाव हुआ था। बहुमत के लिए चाहिए होता है 272। अगर कोई एक पार्टी, सिंगल पार्टी अगर 272 प्लस प्राप्त करती है तब वो कहा जाता है पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन अगर कोई पार्टी 272 नहीं प्राप्त की, कोई भी नहीं प्राप्त की, तो फिर कहा जाता है गठबंधन की सरकार मिलेगी। मतलब 2-4 पार्टियां, 10 पार्टी, 20 पार्टी मिलकर के एक सरकार बनाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रही जिस पार्टी की, वो रही बीजेपी, उसका मात्र 240 सीट ही रहा, तो जो कि 272 से लगभग 32 कम है। तो अब 272 से 32 कम है, तो मतलब अकेले ये सरकार नहीं बना सकते, इनको गठबंधन की जरूरत होगी। तो इनके गठबंधन को एनडीए कहते हैं। अभी आगे हम लोग जानेंगे एनडीए अलायंस में कौन कौन है। तो 292 सदस्य हैं। अच्छा, 2024 में इन्होंने 61 सीटें अपनी लॉस की 2019 के मुताबिक, उनके अनुसार 353 सीटें 2019 में तीन की और 61 सीटों का लॉस हुआ है। 292 सीटों पर इस बार है। इंडिया अलायंस को मिली है 204 सीटें, इसने 113 सीटें गेन करी हुई हैं, एक बहुत बड़ी बात है। 91 सीटों पर पिछली बार जितनी पार्टियां इंडिया अलायंस में हैं, वो सभी पिछली बार मिला करके उनका 91 ही था सीट, लेकिन इस बार 204 सीटें आई हैं। तृणमूल कांग्रेस, इसको अलग से देखा जा रहा है। कारण ये है कि ये इंडिया अलायंस में मतलब कहती तो है चलो जब बात आएगी गठबंधन की, जब सीट जोड़ने की, तब हम शामिल हो जाएंगे, लेकिन इनको अलग इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इन्होंने केवल पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा, वहां पर इनकी सीटें आई और पश्चिम बंगाल में ये खुद कांग्रेस के खिलाफ लड़ी थी और बीजेपी के खिलाफ लड़ी थी। तो मतलब वहां पर इन्होंने अलायंस करने से मना कर दिया था, इसलिए इनको अलग से लिखा जा रहा है। हालांकि ये भी इंडिया अलायंस में ही जुड़ेंगी, ठीक है ना, अगर जब जुड़ना होगा तो 29 सीटें इनकी है। तो 23 पिछली बार इनकी थी, इस बार 29, इन्होंने भी 6 का गेन किया है। अन्य के 18 सीटें हैं। टोटल 543 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे क्लियरेंस और बढ़ता जाएगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे से रट जाएंगे, ये मेरा वादा है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती? तो मैंने जैसे कि आपको बताया, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीती, जो कि हाईएस्ट रहा इस लोकसभा चुनाव में किसी भी एक पार्टी का। यहां पर देख सकते हो टॉप पार्टीज की कितनी कितनी सीटें जीती हुई हैं, किसने किसने, ठीक है ना। देखो, इसमें से टॉप 3 तो आपको याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की आई, भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें। दूसरे पर रही इंडियन नेशनल कांग्रेस, 99 सीटें इसकी आई। 100 का आंकड़ा इस बार भी नहीं पार कर पाए, ये पिछले 3 बार से नहीं पार कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी यानी सपा, इसकी 37 सीटें आई और सबसे ज्यादा ग्रोथ सपा का ही देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है। ये दोनों पार्टी तो मान लीजिए नेशनल पार्टी हैं, भारत के विभिन्न राज्यों से मिलाकर के सीटें इकट्ठा की हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ यूपी से इतना सीट ग्रहण की है, गेन की है, जो कि हाईएस्ट है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से 29 सीटों के साथ चौथे पर रही। 5वें पर रही डीएमके, द्रविड़ा मुन्नेत्रा कजगम, जो कि स्टालिन वाली पार्टी है, 22 सीटों के साथ ये 5वें पर रही। टॉप 5 भी आपको याद रखना है।
आगे, एनडीए गठबंधन में निम्न में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं है? तो एनडीए गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, मतलब बीजेपी वाला जो गठबंधन है जिसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है, उसमें इनमें से कौन सी पार्टी शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, रालोद इसमें शामिल है यानी आरएलडी, टीडीपी भी शामिल है, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी भी शामिल है, जनता दल यूनाइटेड भी शामिल है। ये टीडीपी जो है ये दोस्तों चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी है, जेडीयू जो है नीतीश कुमार वाली पार्टी है, रालोद जो है ये जयंत चौधरी वाली पार्टी है, आरजेडी जो है ये है तेजस्वी यादव वाली पार्टी, ये इसमें शामिल नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ठीक है ना, इसके मेंबर हैं ये। यहां पर आप देखोगे एनडीए अलायंस में जिन जिन सीटों ने, जिन जिन पार्टीज ने जीता हुआ है इसके गठबंधन में सीटें, उनकी यहां पर लिस्ट है टॉप की, कुछ टॉप पार्टियों की। जैसे बीजेपी ने 240 सीटें जीती है, टीडीपी ने 16 सीटें जीती है, जेडीयू ने 12 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट ने 7 सीटें, बाकी और भी ऐसे बहुत सारे सहयोगी हैं जो मिलाकर के 17 सीटें जीते हैं। इस प्रकार से एनडीए अलायंस की 292 सीटें आई हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये 20 ज्यादा है 272 से, यानी बहुमत से 20 ज्यादा है और इसलिए इनको सरकार बनाना है इस बार। अगला, बहुमत बनाने वाले गठबंधन एनडीए में भाजपा के अलावा और कितनी पार्टियां शामिल हैं? तो आपने देखा अभी कौन कौन सी प्रमुख पार्टियां हैं, टोटल कितनी पार्टियां शामिल हैं जिनके बाद 292 सीटें आ रही हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पर पूछा गया है बहुमत जो बनाया है एनडीए ने, 292 सीटें जो प्राप्त की है, इनमें एनडीए के अलावा भाजपा की और कितने पार्टियों का योगदान रहा है? तब आप बताओगे 14 ऐसी पार्टियों का, ठीक है ना। अभी टोटल अगर पूछा जाए एनडीए अलायंस में टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल सीट कितने हैं, टोटल पार्टियां कितनी हैं, तो टोटल पार्टीज जो हैं इनकी संख्या है 41। टोटल एनडीए अलायंस में 41 पार्टियां हैं, ये ध्यान रखना, 37 पार्टियां इंडिया गठबंधन में हैं। आगे अगला क्वेश्चन वही है, इंडिया गठबंधन में, इंडिया अलायंस में कुल कितनी पार्टियां शामिल हैं? तो इसमें 37 पार्टियां शामिल हैं टोटल, ये बात ध्यान रखना, टोटल 37 पार्टी मिलकर के इंडिया अलायंस बनाई और 41 पार्टी एनडीए गठबंधन में है। यहां पर आप इंडिया अलायंस का देख सकते हो कौन कौन सी पार्टी प्रमुख हैं जो जिन्होंने सीटें जीती हैं। जैसे कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, सपा ने जीती 37 सीटें, डीएमके ने 22 सीटें, शिवसेना ठाकरे गुट ने 9 सीटें और एनसीपी शरद पवार गुट ने 8 सीटें, राजद ने जीती हैं, आरजेडी यानी कि जो तेजस्वी यादव वाली पार्टी थी उन्होंने जीती 4 सीटें, अन्य सहयोगियों ने 25 सीटें जीती हैं और तृणमूल कांग्रेस का भी लिया जाए तो 29 सीटें इनकी भी हो जाती हैं। ये इंडिया अलायंस का है, ठीक है जी। आगे, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों भारत में लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा की सीटें हैं और इनमें इस बार 37 सीटें जो है ये सपा ने जीता, 36 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती, जिसमें से 33 सीटें जो है ये बीजेपी की रही। उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ टॉप पर है। दूसरा सबसे ज्यादा सीटें जो है वो महाराष्ट्र में है, 48 सीट यहां पर है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा से 42 सीट जाती है जो कि तीसरा हाईएस्ट है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से 29 सीट जाती है, ये भी ध्यान रखना। अगला, वर्ष 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो इस बार 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ था। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है ये संपूर्ण हुआ, 2019 से लेकर 2024 तक था 17वीं लोकसभा। 18वीं वाली जो चलेगी ये 2024 से लेकर के अब चलेगी 2029 तक, ठीक है जी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे के एग्जाम की, किसी भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये स्पेशल साइंस ई बुक लाई गई है। ये ई बुक प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, A4 साइज में है, 120 पेजेस ही हैं, बहुत ज्यादा पेज भी नहीं बढ़ाया गया है, बहुत ही कॉम्पैक्ट करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। यही वजह है कि इस ई बुक को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके QR कोड प्राप्त कर सकते हो, जहां पर पेमेंट करने के बाद आपको ई बुक भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पर ही। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे रेलवे एग्जाम में जो पूछे गए हैं। इसके अलावा फिगर्स के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जहां जहां पर जरूरी है न्यूमेरिकल का वो न्यूमेरिकल मिलेगा। ये ई बुक मात्र 75 रेट्स में है, आप इसे अभी परचेज कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। आगे, पीएम मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के बाद दूसरे ऐसे पीएम बनेंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे?
तो दोस्तों लगातार तीसरी बार 2 कार्यकाल पूरा पूरा करने के बाद तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ऐसा करने वाले ये मात्र और मात्र दूसरे पीएम बनने जा रहे हैं। ऐसा सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। वो लगातार 3 बार रहे प्राइम मिनिस्टर और इनके नाम सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल 17 वर्षों तक का कार्यकाल भी रहने का रिकॉर्ड है। हालांकि इतना लंबा कार्यकाल तो पीएम मोदी का नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका ये तीसरा कार्यकाल है, टेन्योर है, 15 सालों तक मैक्सिमम चल सकता है। 10 साल हो गया है, 5 साल और मैक्सिमम चल सकता है। इसके बाद तो इनका शायद ओवर एज भी हो जाए और शायद अगले 2029 वाले चुनाव को ये एज ए पीएम कैंडिडेट ना खड़े हों। तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले गैर कांग्रेसी भी हैं। दूसरी बात, ये दूसरे ऐसे पीएम बनेंगे जो लगातार तीसरी बार इतना लंबा कार्यकाल रखेंगे। भारत ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मतदाताओं के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों चुनाव आयोग ने इसको लेकर के एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि इस बार 64.2 करोड़ लोग यानी 642 मिलियन लोग ये वोट किए हैं। इतने भारी संख्या में लोग जाकर के वोट किए हैं, मतलब आप सोचो इतनी ज्यादा गर्मी थी, 50 डिग्री सेल्सियस तक का भी तापमान पहुंच गया था, उसके बावजूद इतनी वोटिंग हुई और इतने लोग जाकर के 642 मिलियन या कहें कि 64.2 करोड़, अगर हिंदी में लिखा जाएगा 64.2 करोड़ कहा जाएगा, इतने लोगों ने वोट किया और ये अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड रहा। इसमें 30 करोड़ से ज्यादा तो महिलाएं ही थी, 31 करोड़ के आसपास। पीएम मोदी किस संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार संसद बने हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जा सकती है, तो आप बताइएगा वाराणसी से। वाराणसी से ये जीते हैं। हालांकि पहली बार जब ये 2014 में लड़े थे तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़े थे, तब इनका जीत का अंतर लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों का रहा था, जो कि बहुत ज्यादा था। 2019 में लड़े तो ये लड़े जब अजय राय के खिलाफ, तब भी बहुत ज्यादा इनका अंतर रहा, लगभग 4,80,000 वोटों से जीते। लेकिन 2024 का जब चुनाव हुआ, बहुत कांटे की टक्कर मिली इनको, मतलब समझ लो कि ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही पूरे देश में चुनाव लड़ा गया और वाराणसी में ये 1.5 लाख वोटों के आसपास अंतर से जीते हैं। तो ये समझ लो प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए जो इतना बड़ा चेहरा है उसके लिए तो मतलब टक्कर की ही बात है, क्योंकि अगर आप देखो अमित शाह 7 लाख वोट से जीते, राजनाथ सिंह ये भी 2-2.5 लाख वोट से जीते, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोट से जीते। ये अंतर रहा है बाकी के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनका। हाल ही में लोकसभा की कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है? तो लोकसभा में आप जानते हो 543 सीटों पर चुनाव हुआ। देखो पहले 545 सीटें हुआ करती थी, 2 एंग्लो इंडियन की थी, लेकिन ये 2 एंग्लो इंडियन की सीटें समाप्त कर दी गई। 2 लोग निर्वाचित नहीं होते थे, ये मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन एंग्लो इंडियंस को अब मनोनीत करने की प्रथा खत्म कर दी गई है। टोटल अगर मेंबर्स पूछे जाए तो टोटल मेंबर 550 हो सकते हैं, अब मैक्सिमम 543 अभी के लिए है और 543 पर ही चुनाव हुआ था, जिनके नतीजे आपके सामने हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखो अब तो हो सकती है 550, पहले होती थी 552, लेकिन अब एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है, ये बात ध्यान रखना। एंग्लो इंडियंस की संख्या जो थी 2 हटा दी गई है संविधान संशोधन करके, ठीक है ना। 2 एंग्लो इंडियन की सीट रहती थी, वो हटा दी गई है। संसद के किस सदन को लोकप्रिय सदन कहा जाता है? तो लोकप्रिय सदन या आम सदन, लोकप्रिय सदन या निम्न सदन, ठीक है ना, या लोअर हाउस, ये सभी नाम हैं लोकसभा के। और ये लोकसभा का लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सीधे आम जनता जो है ये लोकप्रियता के अनुसार अपने अपने लीडर्स को चुनती है कि कौन कितना लोकप्रिय है, कौन कितना अच्छा नेता है उसके लिए, और वो चुन करके आते हैं। जबकि राज्यसभा में चुनाव की प्रक्रिया थोड़ा अलग होती है और उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आगे भी राज्यसभा वाली वीडियो में कभी बता दूंगा, ठीक है। किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो देखो राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है और ये एक अस्थाई सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, यहाँ एक और नाम लिख लो, अस्थाई सदन, क्योंकि ये 5 साल तक रहती है, लेकिन बीच में भी कभी भी भंग की जा सकती है। भंग होगी तो पूरी भंग होगी, लेकिन राज्यसभा कभी भी पूरी भंग नहीं की जा सकती। तो इसे राज्यसभा को अस्थाई सदन या उच्च सदन या अपर हाउस, ये सब नामों से जानते हैं। अगला, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितने दिनों का होता है?
तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल मैक्सिमम 5 साल के लिए हो सकता है, लेकिन अगर बीच में लोकसभा भंग कर दी जाती है या सरकार अविश्वास मत से गिरा दी जाती है तो इससे पहले भी इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो पीठासीन अधिकारी दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में लोकसभा का डिप्टी स्पीकर या कहें लोकसभा का उपाध्यक्ष भी हो सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ये भी लोकसभा का ही एक सदस्य रहता है। जब लोकसभा का गठन होता है तब वहां पर लोग जाते हैं और अपने ही उन्हीं सदस्यों में से जितने लोग चुन करके आए रहते हैं उन्हीं में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है सबकी सहमति से। ठीक है ना, ये प्रोसेस होता है, इसका कोई अलग से चुनाव नहीं होता है लोकसभा स्पीकर का, तो यहां पर होता है। ठीक है, ऐसे अगला, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम होनी चाहिए 25 ईयर, मैक्सिमम आप कितना भी हो सकता है। ठीक है ना, ईयर्स कर दो इसे, तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 साल की उम्र होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा का बनना है तो 30 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल की एज होनी चाहिए और लोकसभा का बनने के लिए 25 ईयर की होनी चाहिए। लेकिन अगर वो मेंबर प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो तब उसे 35 साल की उम्र पूरी करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, 25 साल पे बन तो गए लोकसभा के सदस्य, लेकिन तब तुरंत प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो, 35 साल पूरा करना होगा कम से कम, तब एज में आने के बाद प्रधानमंत्री लायक एज होगी। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया 5-5 वर्षों के अंतराल पर होता है, क्योंकि कार्यकाल ही 5 साल का है। लेकिन अगर मान लो बीच में भंग हो जाती है तो बीच में भी हो जाता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरा दी गई या जो जैसे गठबंधन की भी सरकार बनी है तो गठबंधन की कुछ पार्टियां मान लो कुछ अलायंस टूट करके दूसरे गठबंधन में शामिल हो गए, तब भी ये सरकार गिर सकती है और तब दोबारा से चुनाव भी हो सकता है या फिर दूसरे की सरकार बन सकती है। अगला, अब बात करते हैं उन 4 राज्यों की जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए। तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए इसी के साथ, जैसे उसमें अरुणाचल प्रदेश था, उड़ीसा था, सिक्किम था और इसके अलावा आंध्र प्रदेश था। अब इनमें विधानसभा के चुनाव हुए, जो देखो विधानसभा जो होता है उससे सिर्फ मुख्यमंत्री चुने जाते हैं और जो लोकसभा होता है उससे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो यहाँ विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीट जीती? तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर आप देखोगे ये अरुणाचल प्रदेश में सीटों का यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो सामने है सीट वाइज। जैसे बीजेपी ने 46 सीटें जीती, टोटल 60 सीटें यहाँ पर हैं विधानसभा में और 60 में से 46 सीट बीजेपी जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से वहां पर रिपीट करेगी अपनी गवर्नमेंट। दूसरे पर यहाँ पर नेशनल पीपुल्स पार्टी रही एनपीईपी 5 सीटों के साथ। तीसरे पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी रही 3 सीटों के साथ। अगला, अब आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। हाल ही में आई आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में किसकी जीत हुई? तो आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी की जीत हुई। तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी है और इसने 135 सीटें जीती हैं। 175 यहां पर टोटल होता है और बहुमत के लिए कितना चाहिए होता है? ध्यान रहे, बहुमत के लिए 50% प्लस 1 सीट चाहिए होती है। तो 175 है तो 175 का आप आधा कर दो, उसके बाद उसमें 1 जोड़ दो, तो उतना ही सीट बहुमत के लिए चाहिए होता है। जैसे 543 में बहुमत के लिए चाहिए होता है 272। कैसे आया ये 272? ये 272 ऐसे आया कि 543 को आधा किया फिर प्लस 1 कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि अब 3 का आधा करोगे तो आधे व्यक्ति का तो होगा नहीं चुनाव, तो ये होता है। तो इसीलिए टीडीपी जो है तेलुगु देशम पार्टी 135 सीटें जीती है और पूर्ण बहुमत के साथ यहां भी सरकार बना रही है। चलिए इसके बाद उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में किसकी जीत हुई? तो उड़ीसा में यहां पर बीजेपी ने बहुत ही समझ लो कि आश्चर्यजनक रूप से यहां पर जीत दर्ज की। बीजू जनता दल को इन्होंने हराया। बीजू जनता दल दोस्तों ये नवीन पटनायक की पार्टी है जो 24 साल से सीएम है। सोचो 24 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इनकी इस बार हार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 78 सीटें यहाँ पर जीती है। 147 सीटें टोटल थी। 147 का आप आधा करोगे तो कितना आएगा? 7 और इसके बाद आएगा 3, 73.5 आएगा, यानी 74 चाहिए था बहुमत के लिए और ये पाए 78 और 78 पा गए तो मतलब पूर्ण बहुमत है। पूर्ण बहुमत के साथ ये भी सरकार बना रहे हैं। दूसरे पर बीजू जनता दल रही जो महज 51 सीटें जीत पाई। फिर कांग्रेस 14 सीटें थी इसकी। आगे अब सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती? तो सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा
इसने सर्वाधिक सीटें जीती। यहां पर देखो टोटल 32 सीटें थी विधानसभा के लिए और 32 में से 31 सीटें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीत लिया और एक पार्टी एसडीएफ को यानी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिला। मतलब यहाँ कोई और पार्टी नहीं थी, केवल दो ही पार्टी जो है ये यहाँ टक्कर की थी। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 31 सीटें ले गई और यहाँ पर सरकार अपनी रिपीट करेगी। तो ये तो थे 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव, साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद ये क्वेश्चन और आंसर की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। और अब फिलहाल एनडीए की पार्टी की तरफ से पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए अलायंस ने 292 सीटें जीती हैं। 8 जून को या फिर हो सकता है 9 जून को शपथ ग्रहण कर सकते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ये तीसरी बार सत्ता में आने वाले दूसरे नेता हैं। ठीक है, तीसरी बार लगातार मतलब। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्विज चाहिए, तो आप हमारे एमजेटी ऐप पर रुक कर सकते हो या फिर टेलीग्राम से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आई है तो, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।